सबसे पहले हम अपने श्री राम जानकी इंटर कॉलेज के चैनल से आपको पुनः बधाई देते हैं दीपावली की। आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुशियाँ आए, सुख शांति हो। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। जैसा हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि। ध्वनि के बारे में जैसा हमने आपको पीछे अपने टॉपिक में बताया भी है कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनियाँ तो हम आपको ध्वनि में हमने आपको बताया है कि ध्वनियाँ कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं और ध्वनियों के अवलक्षण भी आपको बताए थे। आज हम आपको बताते हैं तारत्व। तारत्व क्या होता है? जैसा नाम है क्या, तारत्व। तारत्व देखा होगा, बोल भाषा में सभी लोग आवाज जो होती है सबकी एक तरीके से नहीं होती है। कुछ लोगों की आवाज जो होती है वह बहुत पतली होती है, बहुत महीन होती है। कुछ लोगों की आवाजें जो होती हैं बहुत मोटी होती है। तो ये किसके कारण से होता है? ध्वनियों की प्रबलताओं के कारण से ऐसा होता है। यानी तारत्व के बारे में कहा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु का कोई व्यक्ति बोलता है, कोई व्यक्ति महीन बोले या बहुत मोटा ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ध्वनियों के महीन या मोटे होने को क्या कहा जाता है? तारत्व कहा जाता है। अगर कोई ध्वनि बहुत ही मोटी होती है, तो मोटी होती है तो मीन्स इसका क्या होता है कि वो उसकी ध्वनि कम अच्छी लग रही होगी। और जो कोई कोई है, किसी किसी की ध्वनि क्या होती है, बहुत महीन होती है। तो जितनी ध्वनियों की महीनता या मोटाईपन, यानी जो मोटी आवाज निकलती है और महीन आवाज निकलती है, तो इस कारण से उनका जो तारत्व, वही ध्वनियों की प्रबलताएं क्या कहलाती हैं, उनका तारत्व कहलाती हैं। तो इस प्रकार से तारत्व के बारे में कहा जा सकता है कि ध्वनि का महीन या मोटा होना ही क्या कहलाता है, तारत्व का एक गुण होता है। इसी प्रकार से तारत्व में इसके लिए जैसे कोई बहुत मधुर संगीत गाता है, बहुत मधुर संगीत का मतलब क्या होता है कि उसकी आवाज इतनी महीन होती है, इतनी अच्छी होती है कि एक एक शब्द को हम गिन सकते हैं, एक एक शब्द को हम पढ़ सकते हैं। कोई किसी किसी की ध्वनियाँ ऐसी होती हैं कि बोलता तो एकदम स्पष्ट है, लेकिन वह ध्वनियाँ यानी उनमें जो प्रयुक्त शब्द हैं, उन प्रयुक्त शब्दों की श्रृंखलाओं को हम स्पष्ट जान नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी का तारत्व अधिक होता है और किसी का तारत्व क्या होता है, कम होता है। यानी ध्वनियों की प्रबलताओं को ही क्या कहा जाता है, उसका तारत्व कहा जाता है। तो इसी प्रकार से एक आता है आयाम। आयाम क्या होता है? जैसे हमने आयाम के बारे में आपको पहले भी बताया है कि आयाम क्या होता है। तो आयाम के बारे में कहा जा सकता है कि आयाम वो है जब किसी माध्यम में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो दूरी तय करती है, उस दूरी को, उस ध्वनि का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं।
आयाम क्या होता है? आयाम को ऐसे व्यक्त किया जाता है। आयाम का मात्रक क्या होता है? आयाम का मात्रक जो है वो है मीटर। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ध्वनि की मृदुलता और प्रबलता जो होती है वो आयाम से ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लो ये यहाँ पर एक हम ग्राफ के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये ध्वनि की प्रबलता है, प्रबलता के मतलब, और इसके बाद इसकी न्यूनतम क्षमता होती है, फिर इसी प्रकार से न्यूनतम होती है, न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाता है। तो कहीं पर अधिक उतार चढ़ाव है, कहीं पर कम चढ़ाव है। तो ध्वनियों के चढ़ाव और उतार होने के बीच में जो गैप बनता है इसको हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये क्या होता है? आयाम होता है। इसी प्रकार से एक होता है प्रबलता। प्रबलता का मतलब क्या होता है? प्रबलता का मतलब किसी को आवाज हम दे और वो क्या करता है? सुन नहीं पाता है, सुन नहीं पाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि बगल वाला भी नहीं सुन पाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि ध्वनि का कम अथवा अधिक होना ही क्या कहलाता है? ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। ध्वनि का कम अधिक अथवा अधिक प्रबल होना अथवा न्यूनतम होना ही क्या कहलाता है? ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। इसी प्रकार से देखा जाता है ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की प्रबलता होती है, तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की प्रबलता को किसमें नापते हैं? डेसिबल में। ये होता है डीबी। ध्वनि की प्रबलता को किसमें नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। तो ध्वनि की प्रबलता को कम अथवा हम अपने कान के द्वारा तेज आवाज भी सुन सकते हैं और धीमी आवाज भी सुन सकते हैं। तो कुछ उसकी न्यूनतम सीमाएं होती हैं, उस ध्वनि की प्रबलता को हम सुन सकते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। इसी प्रकार से एक होता है गुणता। जैसा नाम क्या है? गुणता। देखिए गुणता क्या होती है? कहीं पर हारमोनियम बज रहा है, ढोल बज रही है, कहीं पर सितार बज रहा है, बांसुरी बज रही है। तो अगर गुणता का मतलब क्या है? कि जिसमें जो बहुत ही अधिक हमको मधुर सुनाई दे, यानी ऐसे यंत्र जो कि बहुत ही ध्वनियों की प्रबलताओं को अच्छा निकाले, यानी महीन या मोटी आवाज। ठीक है, वाद्य यंत्र की आवाज क्या होती है? अच्छी भी लगती है, नहीं भी अच्छी लगती। तो कुछ यंत्रों की आवाजें, यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों की ध्वनियां हमको क्या हो? प्रबलतम सुनाई दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उस यंत्र की गुणता कहते हैं। तो गुणता क्या होती है? यदि किसी यंत्र की ध्वनियों की प्रबलताएं जो हमको सुनाई दे, तो वे क्या कहलाती हैं? उनकी गुणता कहलाती है। ठीक है, तो गुणता के बारे में हम ये कह सकते हैं या इनका
जैसा हम अगर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ को इस रूप में खींचते हैं, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये क्या हुई, प्रबल हुई। इसके बाद आगे जा करके न्यूनतम हुई, फिर आगे गई प्रबल हो गई, फिर आगे गई न्यूनतम हो गई, फिर क्या हुई, प्रबल हुई। तो इस प्रकार की स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं ये ध्वनियों की गुणता को व्यक्त करती हैं। नोट दिस। अब देखें, हम आपको बताते हैं आवृत्त, आवर्तकाल और वेग में संबंध या आवृत्त, वेग तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध। इसमें संबंध क्या होता है? देखिए, अगर कोई कण लेते हैं या कोई तरंग लेंगे, तरंग क्या करती है, कंपन करती है। तरंगें क्या करती हैं, कंपन करती हैं, ऐसे ऐसे हिलती हैं। तो हिलने पर यानी तरंगों का कंपन करना, कोई भी तरंग है वो कंपन करती हुई तरंग भी वेग से चले और उसमें कितना परिवर्तन हो, कितनी आवृत्ति हो, न्यू आवृत्ति हो या यन आवृत्ति होती है, तो वो कंपन कितना करती है, लैम्डा कंपन करती है। तो उस स्थिति में उसको कंपन करने में जो समय लगता है वो समय कितना हो, वो टी समय तक वो क्या करती है, कंपन करती रहती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि माना कोई कंपन करता हुआ कण भी वेग से गतिमान है और वो यन आवृत्ति उत्पन्न करता है। यन आवृत्ति कब उत्पन्न करेगा, जब वो किसी, अगर कोई तरंग है या कंपन करता है तो उसके चारों ओर क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। तो जो चक्कर लगाता है उन चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से वो जितना घूमता है उसकी दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जितने समय में वो चक्कर लगा लेता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि कोई कण अगर एक सेकंड में, यदि कोई कण क्या करता है, एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, तो जैसा हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर वेग बटे समय होता है, ठीक है, या वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। इस रूप में निकालेंगे, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर वेग गुणे समय, इस रूप में होता है। दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है। अब यहां से अगर हमको समय ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, समय बराबर वेग बटा दूरी, इस रूप में ज्ञात किया जाता है। तो ऐसे ही कोई कण है 30 सेकंड में कितनी दूरी चलता है, लैम्डा दूरी चलेगा। क्या करता है, कोई कण 30 सेकंड में चली दूरी बराबर लैम्डा, 30 सेकंड में वो लैम्डा दूरी चलता है। तो 1 सेकंड में वो कितना चलेगा, 1 सेकंड में चली दूरी बराबर कितना होगा, लैम्डा बटे 3, ये प्राप्त होता है। यानी 1 सेकंड में वो लैम्डा बटे 3 दूरी चलता है, ठीक है।
तो अगर कहा जाए कि चाल, जैसा हमने क्या कहा, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। और एक चीज, आवृत्ति यन बराबर कितना होता है, 1 बटे p होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में चली दूरी कितना हो जाएगी, ये हुआ 1 बटे p है, यन का मान है, ये मान यहाँ पर रख दिया जाए तो यन इंटू लैम्डा हो गया। तो 1 सेकंड में जो वेग होगा, तो वेग तरंग का वेग बराबर कितना होगा, वेग बराबर कितना होगा, v बराबर चली दूरी बटे समय, समय कितना है, 1 है, तो इसलिए v बराबर n इंटू लैम्डा प्राप्त होता है। ये क्या है, वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है। नोट दिस।